तारीक गुलाम गर्दिशों और छतों से ढके कई एक रास्तों से गुजरकर मशल बरदार एक दरवाजे के आगे आके रुक गया और बुलंद आवाज से बोला, या हजरत, इजाजत हो तो इसे पेश करूं जिसे आपने बुलाया है। अंदर से जाने क्या जवाब आया। मशल बरदार एक तरफ हट गया और सिपाही को इशारा किया कि अंदर चला जाए। सिपाही अंदर गया तो इस कदर हैबतनाक खंडर में ऐसे खुशनुमा सामान से आरास्ता कमरे देखकर वो हैरान भी हुआ और डरा भी। ये इंसानों को नजर न आने वाली मखलूक का मस्कन हो सकता था। कालीन बिछा था जिस पर गाव तकिए से पीठ लगाए स्याह रीश बैठा था। वो आंखें बंद किए तस्बीह कर रहा था। इसी हालत में उसने सिपाही को बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया। कमरे में खुशबू थी। स्याह दाढ़ी वाले हजरत ने अपनी आंखें खोली, सिपाही को देखा और तस्बीह उसकी गोद में फेंक कर कहा, गले में डाल लो। सिपाही ने तस्बीह को चूमा और गले में डाल ली। कमरे में एक कंदील जल रही थी। हजरत ने अपने हाथ पर हाथ मारा तो दूसरे कमरे से, जिसका दरवाजा उस कमरे में खुलता था, एक लड़की निकली। उसके बाल खुले हुए और शानों पर बिखरे हुए थे। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसके हाथ में एक खुशनुमा प्याला था जो उसने सिपाही के हाथ में दे दिया। स्याह दाढ़ी वाला उठा और दूसरे कमरे में चला गया। सिपाही प्याला हाथ में लिए कभी लड़की को और कभी प्याले को देखता था। लड़की ने उसे कहा, हजरत कुछ देर बाद आ जाएंगे, ये पी लो। लड़की के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें अपनायत और बेतकल्लुफी थी। सिपाही ने प्याला होंठों से लगाया और एक घूंट पीकर लड़की को देखा। मुझे तुम जैसा खूबसूरत जवान कभी कभी नजर आता है। लड़की ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, पियो, मैं ये शरबत बड़े प्यार से लाई हूं। हजरत ने कहा था कि आज तुम्हारी पसंद का एक नौजवान आ रहा है जिसे मालूम नहीं कि वह कौन है। सिपाही ने 2-3 घूंट शरबत पी लिया। उसके बाद शरबत घूंट घूंट उसके हल्क से उतरता रहा और लड़की उसके करीब होती गई। और फिर सिपाही ने यूं महसूस किया जैसे लड़की अपने तलिस्माती हुस्न और सहर आगी जिस्म के साथ शरबत की तरह उसके हल्क में उतर गई और रग रग में समा गई हो। स्याहरीश हजरत आ गया। उसके हाथ में शीशे का एक गोला था जिसका साइज नाशपाती जितना था। उसने गोला सिपाही के हाथ में देकर कहा, अपनी आंखों के सामने रखो और उसमें से कंदील की लो को देखो और देखते रहो। सिपाही ने शीशे के गोले में से कंदील को देखा तो उसे अपनी आंखों के सामने कई रंग शोलों की तरह थिरकते नजर आने लगे। लड़की के रेशमी बाल उसके गालों को छू रहे थे और लड़की ने इस तरह से अपने बाजों के घेरे में ले रखा था कि वो लड़की के जिस्म की हरारत और खुशबू को महसूस कर रहा था। उसके कानों में एक सुरीली और पुरअसर आवाज पड़ने लगी, मुझे तख्ते सुलेमान नजर आ रहा है, मुझे तख्ते सुलेमान नजर आ रहा है। जरा सी देर उसका ये एहसास जिंदा रहा कि ये आवाज स्याह दाढ़ी वाले की है। फिर ये उसकी अपनी आवाज बन गई और वो इस दुनिया का हिस्सा बन गया जो उसे शीशे में नजर आने लगी थी। उसे तख्ते सुलेमानी नजर आ रहा था जिस पर नूरानी चेहरे वाला एक बादशाह बैठा था। उसके दाएं बाएं और पीछे 4-5 लड़कियां बैठी थीं और वो इतनी खूबसूरत थीं कि वो परियां हो सकती थी। हाँ हाँ, सिपाही ने कहा, मुझे तख्ते सुलेमान नजर आ रहा है। लड़की के बिखरे हुए बाल उसके ऊपर फैल गए। सिपाही को शीशे में से नजर आते हुए तख्त के करीब खड़े एक आदमी की आवाज सुनाई दी, ये बादशाह तुम्हारा दादा है जो हफ्त तकलीम का बादशाह है। शाह सलेमान की परियां और जिन्नात इस दरबार में सजदे करते हैं। अपने दादा को पहचानो, ये तुम्हारा वर्षा है, तख्त जा रहा है। सिपाही ने हड़बड़ा कर कहा, वो तख्त ले जा रहे हैं, ये देव हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत डरावने। उन्होंने तख्त उठा लिया है। और शीशे के गोले में कई रंगों के शोले रह गए जो थिरक रहे थे, जैसे वजद में आए हुए रक्स कर रहे हों। सिपाही ने महसूस किया जैसे कोई चीज उसकी नाक के साथ लगी हुई हो। शीशे का गोला उसकी आंखों के आगे से खुद ही हट गया और उस पर गुनूदगी तारी हो गई। वो उस वक्त अपने आप में आया जब लड़की उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसने आंख खोली तो अपने आप को कालीन पर पड़ पाया। लड़की का एक बाजू उसके सर के नीचे था और लड़की उसके पास नीम दराज थी। सिपाही उठ बैठा। वो हैरान था और परेशान भी। उसके मुंह से पहली बात यह निकली, वो कहते थे ये तख्त तुम्हारे दादा का है और ये तुम्हारा वर्षा है। हजरत ने भी यही फरमाया है, हजरत ने भी यही फरमाया है। लड़की ने बड़ी प्यारी आवाज में कहा, हजरत कहाँ हैं? सिपाही ने पूछा। वो अब नहीं मिल सकेंगे, लड़की ने जवाब दिया। तुमने कहा था कि रात के आखिरी पहर तुम्हारा पहरा है, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया है। रात आधी गुजर गई है, तुम अब चले जाओ। वो वहां से निकलना नहीं चाहता था। वो पूछ रहा था कि उसने ख्वाब में देखा था या यह हकीकत थी। लड़की ने उसे बताया कि यह ख्वाब नहीं था, यह हजरत की खुसूसी करामात थी।
उनके लिए हुक्म है कि वो इस किस्म का कोई राज अपने पास न रखें। ये उस तक पहुंचा दें जिसका ये राज है, मगर ये कैफियत हजरत पर किसी किसी वक्त तारी होती है। अब मालूम नहीं कब हो सिपाही ने लड़की की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। लड़की ने उसे कहा, तुम मेरे दिल में उतर गए हो, मैंने अपनी रूह तुम्हारे हवाले कर दी है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। मैं तुम्हें कभी जाने ना दूंगी, लेकिन तुम्हारे फर्ज की अदायगी जरूरी है। अब चले जाओ, कल रात आ जाना, मैं हजरत से दरख्वास्त करूंगी, वो फौरन तुम्हें राज दे देंगे। वो जब किले से निकला तो उसके कदम उठ नहीं रहे थे। उसके जहन पर अपने दादा का तख्त सुलेमान गालिब था और दिल पर लड़की का कब्जा था। तारीक रात में किले के खंडर उसे महल की तरह खुशनुमा नजर आ रहे थे। वो मसरूर भी था, दिल में कोई खौफ और परेशानी नहीं थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तमाम तर तवज्जो फौज की ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी पर मरकूज थी। उन्होंने अपने लिए और मरकजी कमान के आला फौजी हुकाम के लिए आराम हराम कर रखा था। इंटेलिजेंस का इंचार्ज हसन बिन अब्दुल्ला जहां अपने कामों में मसरूफ था, वहां उसे यह भी फिक्र था कि सुल्तान अय्यूबी अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं रखते। उसके बॉडीगार्ड्स के कमांडर ने हसन बिन अब्दुल्ला से कई बार शिकायत की थी कि सुल्तान उसे बताए बगैर पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं और वो उनके खाली कमरे का पहरा इस ख्याल से देता रहता है कि सुल्तान अंदर है। कमांडर सुल्तान अय्यूबी के साथ अपने 2-4 गार्ड साय की तरह लगाए रखना चाहता था। कमांडर को भी यह बता दिया गया था कि अब फिदाई पूरी तैयारी से सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने आ रहे हैं। इस इत्तला ने कमांडर को और ज्यादा परेशान कर दिया था, मगर सुल्तान अय्यूबी की बेपरवाही का यह आलम था कि हसन बिन अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि वो बॉडीगार्ड्स के बगैर बाहर न निकल जाया करें। तो सुल्तान अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके गाल पर थपकी दी और कहा, हम सब की जान अल्लाह के हाथ में है। मुहाफिजों की मौजूदगी में मुझ पर 4 कातिलाना हमले हो चुके हैं। अल्लाह को मंजूर था कि मैं जिंदा रहूं। मैं अल्लाह की राह पर चल रहा हूं। अगर उसकी जाते बारी मुझे इससे सुबकदोश करना चाहेगी तो उसकी रजा को मैं नहीं रोक सकूंगा और ना ही मेरे मुहाफिज। फिर भी सुल्तान मोहतरम, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मेरे और मुहाफिज दस्ते के फ़राइज़ ऐसे हैं कि आपके अक़ीदे और जज्बे से मुतासिर नहीं हो सकता। मुझे फ़िदाइयों के मुतालिक जो इत्तलाएं मिल रही हैं उनके पेश नज़र मुझे रात को भी आपके सराहने खड़े रहना चाहिए। मैं तुम्हारे और मुहाफिजों के फ़राइज़ का एहतराम करता हूँ हसन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मगर मैं मुहाफिजों के साथ बाहर निकलता हूं तो महसूस करता हूं जैसे मुझे अपनी कौम पर भरोसा नहीं। उमूमन हुक्मरान अपनी कौम से डरा करते हैं, वो दयानतदार और मुखलिस नहीं होते। डर कौम का नहीं, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं फिदाइयों की बात कर रहा हूं। मैं एहतियात करूंगा, सुल्तान अय्यूबी ने हंसकर कहा। नागों वाले किले में से आकर मुहाफिज सिपाही अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसने वो दिन उस ज़हनी कैफियत में गुजारा कि वो तस्वरों में तख्त सुलेमान और लड़की को देखता रहा। शाम गहरी होते ही वो किले की तरफ चल पड़ा। उसके दिल पर कोई खौफ नहीं था। वो दरवाजे में दाखिल होकर अंधेरे में कुछ दूर अंदर चला गया और रुक गया। उसने गुज़श्ता रात की तरह पुकारा, मैं आ गया हूं, क्या मैं आगे आ सकता हूं? उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। मशल की रोशनी नजर आने लगी और मशल उससे कुछ दूर आकर रुक गई। मशल बरदार ने कहा, हजरत के कदमों में सजदा जरूर करना, वो आज किसी से मिलना नहीं चाहते, तुम आ जाओ। गुज़श्ता रात की तरह वो गुलाम गर्दिशों वगैरह से गुजरता मशल बरदार के साथ हजरत के दरवाजे पर जा रुका। हजरत ने अंदर आने की इजाजत दे दी। सिपाही ने उसके कदमों में जाकर सर रखा और इल्तिजा की, या हजरत, मुझे मेरा राज दे दो, मैं कौन हूं, मुझे आप क्या दिखाएंगे? स्याहरीश हजरत ने अपने हाथ पर हाथ मारा तो वही लड़की दूसरे कमरे से आई। वो सिपाही को देखकर मुस्कुराई। सिपाही उसे अपने पास बिठाने को बेताब हो गया। स्याहरीश ने लड़की से कहा, ये आज फिर आ गया है, क्या मैं यहां तमाशा दिखाने के लिए बैठा हूं? इस गुनहगार को बख्श दें या हजरत, लड़की ने कहा, बड़ी दूर से उम्मीद लेकर आया है। थोड़ी देर बाद गुज़िश्ता रात वाला शीशा उसके हाथ में था। लड़की ने उससे पहले उसे वही शरबत पिलाया था और उसके पीछे बैठकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली और बाजू उसके गिर्द लपेट दिए, जैसे माँ ने अपने बच्चे को गोद में ले रखा हो। सिपाही को स्याहरीश हजरत की सुरीली आवाज सुनाई देने लगी, मुझे शाह सलेमान का महल नजर आ रहा है, मुझे शाह सलेमान का महल नजर आ रहा है। ये आवाज दबती चली गई, जैसे बोलने वाला दूर ही दूर होता जा रहा हो। वो, सिपाही ने चौंक कर कहा, ऐसा महल इस दुनिया के किसी बादशाह का नहीं हो सकता। मैं इस महल में पैदा हुआ था। उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी जो यही अल्फाज दोहरा रही थी, मैं इस महल में पैदा हुआ था। फिर ये उसकी अपनी आवाज बन गई और फिर उसने यूं महसूस किया जैसे उसके वजूद के अंदर यही एक आवाज गूंजने लगी है, मैं इस महल में पैदा हुआ था। फिर वो आवाजों से लाताल्लुक हो गया।
उसे एक महल नजर आ रहा था और वो खुद उसके बाहर एक बाग में घूम फिर रहा था। अब ये उसे शीशे के गोले में नजर नहीं आ रहा था, बल्कि ये एक हकीकत सा बन गया था जिसकी हर चीज को, बाग को, पौधों और फूलों को वो हाथ लगाकर महसूस कर सकता था और सूंघ सकता था। वो वहां सिपाही नहीं, शहजादा था। यह महल फिजा में तहलील हो गया और सिपाही ने बहुत देर बाद अपने आप को लड़की की आगोश में पाया। उसने लड़की से बहुत कुछ पूछा। लड़की ने उसे बताया कि हजरत कह गए हैं कि यह शख्स शहजादा था और ये अब भी शहजादा बन सकता है। हजरत ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि सिपाही के तख्त ताज पर किसका कब्जा है। लड़की ने उससे कहा, हजरत कह गए हैं कि तुम अगर 7-8 रोज यहीं रहो तो वो सब कुछ मालूम कर सकेंगे और तुम्हें सब कुछ दिखा देंगे। अगली रात वो फिर किले के उसी कमरे में बैठा था। उसने 4 रोज की छुट्टी ले ली थी। उसे लड़की ने उसी प्याले में शरबत पिलाया और उसके हाथ में शीशे का गोला दे दिया गया। उसने किसी के बताए बगैर गोला अपनी आंखों के आगे रख लिया और कंदील की लौ को देखता रहा। इसे इसमें रंगारंग शोले नाचते नजर आए। स्याहरीश ने अपने तलिस्माती अंदाज से कुछ बोलना शुरू कर दिया। इससे पहले वो 2 बार इस अमल से गुजर चुका था। दोनों बार ऐसे हुआ था कि उसे शीशे के गोले में तख्त सुलेमान और अगली रात शाह सुलेमान का महल नजर आया था, मगर उसके बाद गोला उसके हाथ में नहीं होता था। उसे जब गोले में कोई नजर आने लगता तो स्याहरीश या लड़की सिपाही के हाथ से गोला लेकर अलग रख देती थी। अब तीसरी रात भी यही हुआ। स्याहरीश उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पुरअसर लहजे में जो धीमा धीमा सा कह रहा था, ये फूल हैं, ये बाग हैं, मैं बाग में मौजूद हूं। वो यही अल्फाज दोहरा रहा था और लड़की सिपाही के साथ लगी बैठी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। सिपाही को एक बाग नजर आ गया। जमीन ऊंची नीची थी और हरियाली से ढकी हुई, हर तरफ रंग बिरंग फूल थे और उनकी महक नशा तारी कर देती थी। सिपाही ने बाग में एक ऐसी लड़की को टहलते और गुनगुनाते देखा जो उस लड़की से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी जो उसके साथ लगी बैठी थी। उसका लिबास एक ही रंग का था और ये रंग उन रंगों में से नहीं था जो वो इस दुनिया में देखता था। सिपाही अब नागों वाले किले के कमरे में नहीं था। स्याहरीश हजरत और उसके साथ की लड़की से वो बेखबर और लाताल्लुक हो चुका था। वो किले से निकल ही गया था। उसने बाग में लड़की को देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की भी दौड़ी और उसके गले का हार बन गई। लड़की के जिस्म से फूलों की महक उठ रही थी। सिपाही शाह सलमान के खानदान का शहजादा था। वो दोनों बाग के उस गोशे में चले गए जो एक गार की मानिंद था, लेकिन यह गार रंगारंग बेलों और उनके फूलों ने बनाया था। उसके फर्श पर मखमल जैसी घास थी। लड़की ने फूलों के इस गार के कोने से एक खुशनुमा सुराही उठाई और प्याला भरकर सिपाही के हाथ में दे दिया। ये मीठी शराब थी। सिपाही पर लड़की के हुस्न और मोहब्बत का नशा तो पहले ही तारी था। शराब के नशे ने उसे उससे भी ज्यादा हसीन और तलिस्माती दुनिया में पहुंचा दिया। और फिर लड़की ने उसे कहा कि वो अभी आती है। वो चली गई। सिपाही को उसकी चीखें सुनाई दी। वो बाहर को दौड़ा। उसे लड़की कहीं नजर न आई। वो दौड़ता ही रहा। उसे लड़की की जोरदार चीखें सुनाई देती रहीं, मगर वो सिपाही को कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने गुस्से से पागल होकर तलवार निकाल ली और लड़की की तलाश में बावला होता रहा। आखिर उसे एक बुढ़िया मिली। उसने उसे बताया कि लड़की अब तुम्हें नहीं मिल सकेगी। वो जो लड़की को लेकर गया है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम अब उसे कभी नहीं देख सकोगे। वो लड़की को ले गया है, अब इस तख्त पर बैठेगा जिस पर तुम्हें बैठना था। उसके पीछे मत भागो, जिंदा रहो और कभी मौका पाकर उसे कत्ल कर देना। लड़की तुम्हारी याद में हलकान होती रहेगी। वो कौन था जो उस लड़की को ले गया है? सिपाही जब नागों वाले किले के इस कमरे में लौट कर आया तो उसने पूछा, और मैंने ये क्या देखा था? तुमने अपनी गुजरी हुई जिंदगी देखी है, स्याहरीश ने उसे बताया। मैं तुम्हें वापस ले आया हूं। मैं वहां से वापस नहीं आना चाहता, सिपाही ने बेताबी और बेचैनी से कहा। मुझे वहीं भेज दो, मुझे वहीं भेज दो। क्या करोगे वहां जाकर? स्याहरीश ने उससे पूछा। जिसकी खातिर जाना चाहते हो वो किसी और के कब्जे में है। उसे जब तक कत्ल नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिल सकेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को कत्ल करो, और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम इस इंसान को कत्ल कर भी सकोगे या नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इस इंसान को कत्ल भी नहीं कर सकोगे। या हजरत, सिपाही ने कहा, अगर कत्ल करने से मुझे मेरा वर्षा और मेरी बीवी मिल सकती है तो मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी ऊंचे रुतबे के आदमी को कत्ल कर दूंगा। फिर ये खून मेरी गर्दन पर होगा मेरे दोस्त, दरवेश ने कहा। सिपाही उसके कदमों में गिर पड़ा और उसके पांव पर सर रगड़ने लगा। वो या हजरत का विर्द किया जा रहा था और वो रोने भी लगा था।
स्याहरीश हजरत ने उसे फिर उसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां तख्त सुलेमानी था, महल था और बाग थे। उसके कानों में आवाजें पड़ती रहीं, ये है तुम्हारे दादा का कातिल, तुम्हारे बाप का कातिल, तुम्हारे तख्तो ताज का गासिब, और इस लड़की को जो तुम्हें चाहती है उसी की कैद में है। नहीं नहीं, सिपाही ने घबरा कर कहा, यह नहीं हो सकता, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। यही तुम्हारी किस्मत का कातिल है। उसके कानों में आवाजें पड़ रही थीं। ये तुम्हारा सुल्तान नहीं हो सकता, ये कुर्द है, तुम अरब हो। कहो, सलाहुद्दीन अयूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरे तख्तो ताज का गासिब है। अब राज खुल गया है, इंतकाम लो। गैरतमंद मर्द इंतकाम लिया करते हैं। और सिपाही उस तलिस्माती माहौल में घूमते फिरते यही विर्द करता रहा, सुल्तान सलाहुद्दीन मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरे तख्तो ताज का गासिब है, मेरी मोहब्बत का कातिल है, मेरी किस्मत का कातिल है। फिर यूं हुआ कि उसकी नजरों के आगे सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी रह गया। वो उसे चलता फिरता नजर आता था। सिपाही हाथ में खंजर लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था, मगर कत्ल का मौका नहीं मिलता था। सिपाही को लड़की नजर आ गई। वो पिंजरे में बंद थी। सलाहुद्दीन अयूबी पिंजरे के पास खड़ा कह लगा रहा था। लड़की सिपाही को उदास और मजलूम नजरों से देख रही थी। सुल्तान अयूबी के चेहरे पर सफाकी और बर्बरियत के साए गहरे होते जा रहे थे। सिपाही की जबान खामोश होती थी तो उसे फजा से सरगोशियां सुनाई देती थी। सलाहुद्दीन अयूबी मेरे दादा का कातिल, सलाहुद्दीन अयूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में अपने मुशीरों और आला फौजी हुक्काम से जंग की बातें कर रहे थे। जासूस जो नई इत्तलाएं लाए थे उनके मुताबिक अपने प्लान पर नजर सानी कर रहे थे। उस वक्त यही मुहाफिज सिपाही बाहर पहरे पर खड़ा था जिसे स्याहरीश बुजुर्ग ने नई दुनिया दिखाई थी।